इससे पहले के वीडियो में हमने अप्रोचेस या टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में हमने जाना कि डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है। और आज के इस वीडियो में दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में कि डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है। तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में बात करें, निर्देशात्मक परामर्श के बारे में बात करें कि ये होता क्या है। डायरेक्टिव काउंसलिंग निर्देशात्मक परामर्श, तो इसको किसने दिया था? इसको इजी विलियमसन ने दिया था। और इट इज काउंसलर सेंटर्ड, कि ये परामर्शदाता केंद्रित होती है जहां पर डायरेक्शन, ठीक है, इसलिए हम इसको डायरेक्टिव कह रहे हैं ना। इसका मुख्य काम किसका है डायरेक्शन देने का? वो है काउंसलर का है। यहाँ पर जो काउंसली है अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पूरी तरीके से किस पर डिपेंड होता है? काउंसलर पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो इन दिस द काउंसलर प्लेस अ मोर एक्टिव रोल देन द काउंसली, कि यहाँ इसमें जो काउंसलर है, जो परामर्शदाता है, प्रार्थी से अधिक सक्रिय भूमिका निभाता है। प्रार्थी मतलब कौन है? जो स्टूडेंट है जिसको प्रॉब्लम है, या काउंसली। दिस काउंसलिंग फोकसेस ऑन द प्रॉब्लम रेदर देन द पर्सन, यहाँ पर पर्सन काउंसली या प्रार्थी पर से ज्यादा उसकी प्रॉब्लम पर फोकस किया जाता है, ठीक है। वो इस काउंसलिंग की विशेषता है कि दिस काउंसलिंग फोकसेस ऑन द प्रॉब्लम रेदर देन द पर्सन, कि यहाँ पर परामर्श व्यक्ति के बजाय समस्या पर ध्यान केंद्रित होता है इस परामर्श में। काउंसलर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सॉल्विंग द काउंसलिंग प्रॉब्लम, कि इसमें परामर्शदाता प्रार्थी की समस्या को हल करने की पूरी जिम्मेदारी लेता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। बस जो जो मैं तुम्हें डायरेक्शन दूं, जो मैं तुम्हें बात कहूं, ठीक है, तुम्हें उसको मानना है, ठीक है। ऐसा काउंसलर किससे कह रहा है? काउंसलिंग से कह रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम को मतलब उसको सॉल्व करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसलर ले रहा है, ठीक है। बस काउंसली को क्या करना है, बच्चे को क्या करना है, जो काउंसलर उसको डायरेक्शन दे उसको फॉलो करना है। ऑल एफर्ट्स आर फोकस ऑन द काउंसलिंग प्रॉब्लम, कि इसमें सभी प्रयास प्रार्थी की समस्या पर केंद्रित होते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस यहाँ पर तीन चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। द काउंसलर फाइंड आउट द प्रॉब्लम, कि काउंसलर सबसे पहले बच्चे की प्रॉब्लम का पता लगाता है, फिर डिफाइन करता है कि एक्चुअल में बच्चों को प्रॉब्लम क्या है। और उसके बाद जब प्रॉब्लम को डिफाइन करता है तो उसके बाद लास्ट में सजेशन देता है कि उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है कि तुम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो इन दिस द काउंसलर फाइंड आउट द प्रॉब्लम, डिफाइन देम एंड सजेस्ट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कि परामर्शदाता समस्या का पता लगाता है, उसको परिभाषित करता है कि एक्चुअल में क्या समस्या है, और समस्या के समाधान के बारे में काउंसली को बताता है। अब हम बात करते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की, गैर निर्देशात्मक परामर्श। तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है? तो इसको किसने दिया? कार्ल रोजर ने दिया। और डायरेक्टिव काउंसलिंग का अपोजिट, इट इज आल्सो कॉल्ड काउंसलिंग सेंटर्ड काउंसलिंग। तो यहाँ पर मेन रोल किसका है? वो काउंसली का है, काउंसलर का नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन डायरेक्टिव। द काउंसलिंग इज मोर कॉम्पिटेंट देन द काउंसलर, की प्रार्थी परामर्शदाता से अधिक सक्षम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सामने वाला जो है काउंसली जो है, ठीक है, ये माना जाता है कि जो काउंसली है, जो बच्चा है वो सक्षम है, ठीक है, उसमें काबिलियत है, बस वो अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है वो कहीं खो गया है, उसको लाने की जरूरत है ताकि बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। मतलब बच्चे में काबिलियत तो है लेकिन वो भटक चुका है, वो सोच समझ ठीक से नहीं पा रहा। तो दिस द काउंसलर इज मोर कॉम्पिटेंट देन द काउंसलर। यहाँ पे काउंसलर का काम सिर्फ बच्चे को बताना है, उसको समझाना है, उसका साथ देना है ताकि बच्चा खुद के एफर्ट से अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। द काउंसलर ओनली इंस्ट्रक्ट एंड गाइड, की परामर्शदाता केवल निर्देश देता है, मार्गदर्शन करता है। जो सारे जो काम है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी जो है वो काउंसलिंग को खुद लेनी पड़ती है। यहाँ पर काउंसलर क्या कर रहा है? सिर्फ उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, उसको सिर्फ गाइड करेगा, एफर्ट्स बच्चे को ही करना है। द काउंसिल इज अलाउड फ्री एक्सप्रेशन, की प्रार्थी को स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब मेन रोल जो है यहाँ पर बच्चे का है, काउंसली का है, तो यहाँ पर काउंसली को अपनी जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति होती है, ठीक है, उसको पूरा होता है कि वो अपनी बातों को बता सकता है, उसको पूरा टाइम मिलता है,
ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ जो काउंसलर डायरेक्शन देगा सिर्फ उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द इमोशनल एस्पेक्ट इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। तो इसलिए यहाँ पर भावनात्मक पहलू को बौद्धिक पहलू से अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि काउंसलिंग सेंटर्ड है। Role of the counselor is to create an atmosphere in which the client या काउंसली कैन वर्क आउट हिज ऑन अंडरस्टैंडिंग। की परामर्शदाता की भूमिका एक ऐसा माहौल तैयार करने की है जिसमें प्रार्थी अपनी समझ के अनुसार काम कर सके, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सके, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई जोर देने वाली बात नहीं है। तो परामर्शदाता का काम, काउंसलर का काम, जहाँ पे काउंसलिंग हो रही है इस तरह का माहौल बनाए, ठीक है, जहाँ पर जो बच्चा है वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, अपनी बातों को बता सके बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, ठीक है। तो परामर्शदाता का काम एक अच्छा माहौल तैयार करना है जिसमें एक अच्छी बातचीत हो सके, एक अच्छा डिस्कशन हो सके, जहाँ पर बच्चे पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालना, बच्चा अपनी मर्जी से, ठीक है, जो उसको अच्छा लगे, जो बताना चाहता है बताए। और अगर कोई चीज़ अगर नहीं मान लो बता रहा तो उसके बारे में कोई जोर जबरदस्ती नहीं देना है। द काउंसली फील दैट द काउंसलर रियली रिस्पेक्ट द काउंसलिस आइडिया। तो यहाँ पर प्रार्थी को लगता है, काउंसली को लगता है कि जो काउंसलर है, ठीक है, उसके विचारों का सम्मान करता है। तो इसलिए तो स्टार्टिंग में कि एक अच्छा माहौल बनाना, एक पॉजिटिव माहौल बनाना, जहाँ पर जो काउंसली है थोड़ा सा कंफर्ट फील करे, ठीक है, उसको लगे कि हाँ मेरे विचारों को, मेरा भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, ताकि वो अपने आप को अपने मतलब जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसके बारे में अच्छे से बता सके। द काउंसली एक्टिवली पार्टिसिपेट, gains information about the problem with the help of the counselor and arrives at a decision and action। कि प्रार्थी सक्रिय रूप से यहाँ पर भाग ले रहा है, ठीक है, और परामर्शदाता की मदद से समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि उसकी एक्चुअल यहाँ पर मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो काउंसलिंग प्रोसेस है वहाँ पर काउंसलर के साथ साथ जो काउंसली है, जो बच्चा है, वो भी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और काउंसलर की हेल्प से बच्चे को ये पता चल रहा है कि उसकी उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और एक आपस में डिस्कशन के माध्यम से मतलब उसको पता चलता है कि वो चीज़ उसे क्या चीज़ें करनी चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, उसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। The counselee is encouraged to take the lead in the conversation and express his her attitude, feeling and opinion। कि इसमें प्रार्थी को बातचीत में नेतृत्व करने, डायरेक्टिव में लीड कौन कर रहा था, काउंसलर, लेकिन यहाँ पर जो काउंसली है उसको बातचीत में जो हो रही है, जो डिस्कशन हो रहा है, उसको लीड करने और अपने दृष्टिकोण, अपनी भावनाओं और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ काउंसलर ही पूछ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वहाँ वो डायरेक्टिव में है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर काउंसलर बच्चों को मौका दे रहा है कि तुम स्टार्ट करो, तुम शुरू करो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हें क्या जो भी बताना है, जो भी प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है तुम उसके बारे में बताओ, ठीक है। तो इसमें प्रार्थी को बातचीत में नेतृत्व करने, अपने दृष्टिकोण, भावना और विचारों को व्यक्त करने के लिए काउंसलर क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है, उस पर जोर नहीं डालना। द काउंसलर अटेम्प्ट टू डेवलप अ म्यूचुअल सेंस ऑफ रेपर्ट एंड ट्रस्ट ऑन बोथ साइड। की परामर्शदाता दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष कौन है, काउंसलर और काउंसलिंग में तालमेल और विश्वास की पारस्परिक भावना विकसित करने का प्रयास करता है। क्योंकि देखिए ये काउंसलर इसलिए कर रहा है क्योंकि एक अच्छा माहौल जो होगा डेवलप होगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप होगा, एक अच्छा रेपर्ट बनेगा और काउंसली को काउंसलर के ऊपर ट्रस्ट होगा, ठीक है। तभी तो वो उस कंफर्ट में पहुंचेगा कि वो अपनी जो भावनाएं हैं काउंसलर के सामने अभिव्यक्त कर सके। तो अभी तक आप जान चुके होंगे कि डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है। अब हम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए जब हम डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करते हैं ना, तो इस काउंसलिंग को किसने दिया, इजी विलियमसन ने, और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को कार्ल रोजर ने। डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करें तो इट इज काउंसलर सेंटर्ड, की परामर्शदाता केंद्रित होती है। लेकिन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पे मेन रोल किसका होता है, काउंसली का होता है, प्रार्थी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दोनों में समझ में आ रहा होगा।
आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करें तो इन दिस द काउंसलर प्ले अ मोर एक्टिव रोल देन द क्लाइंट और काउंसली, कि इसमें परामर्शदाता प्रार्थी से अधिक सक्रिय भूमिका निभाता है। लेकिन जब हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करते हैं तो इन दिस द काउंसली प्ले अ मोर एक्टिव रोल देन द काउंसलर, की इसमें प्रार्थी परामर्शदाता परामर्शदाता से अधिक सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है। या इसमें नॉन डायरेक्टिव में जो काउंसलर है सिर्फ गाइड करता है, सिर्फ इंस्ट्रक्ट करता है, और जो मेन रोल जो होता है वो काउंसलिंग का होता है। डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करें, इट फोकसेस ऑन द प्रॉब्लम रेदर देन द क्लाइंट और काउंसलिंग, की प्रार्थी की वजह समस्या पर अधिक केंद्रित होती है। लेकिन जब हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करें तो इसमें समस्या के साथ प्रार्थी को भी महत्व दिया जाता है, दोनों ही चीज को वैल्यू यहाँ पर दी जाती है। डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करें तो द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट इज गिवन मोर इम्पोर्टेंट देन द इमोशनल एस्पेक्ट, की इसमें अ, जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन को प्रॉब्लम को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, फोकस किया जाता है पर्सन से ज़्यादा। तो इसलिए डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, इमोशनल पर कम दिया जाता है। ठीक है। लेकिन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में अगर हम देखते हैं तो द इमोशनल एस्पेक्ट इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। और डायरेक्टिव काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो इन दिस द काउंसलर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सॉल्विंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, कि इसमें परामर्शदाता प्रार्थी की समस्या को हल करने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन जब हम नॉन डायरेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें समस्या को हल करने की जिम्मेदारी प्रार्थी की होती है। उसमें जो काउंसलर है, जो परामर्शदाता है, उसकी सिर्फ उसको सिर्फ क्या करता है, गाइड करता है। ठीक है। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बीच में क्या अंतर है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।